वो बेस्ट 3 रीजन जो तुम्हारी रैंक के लिए जिम्मेदार है। हमारा टारगेट भी यही होता है कि हम बच्चों का फाउंडेशन बनाएं। जो 2026 के बच्चे हैं उन्हें किन गलतियों को ध्यान में रख के चलना चाहिए कि ये गलतियां तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? जब वो इंसान वहां पर दिमाग लगा रहा होता है ना, उसके सोचने का तरीका चेंज हो चुका होता है। अब वो चाहे कुछ भी पढ़े, वो दिमाग लगाएगा ही लगाएगा। आदित्य से तुम्हारा संपर्क सबसे पहले कब हुआ? मयंक, आईपी में भी तुम्हारी 5 रैंक आई, डीटीयू में तुम्हारी 10 रैंक आई। दोनों में से किस रैंक के ऊपर तुमको ज्यादा खुशी हुई? मयंक, तुम कितने घंटे डेली पढ़ाई करते थे? जो बच्चे बिहार या फिर अदर स्टेट से हैं, उन बच्चों को तुम क्या सजेस्ट करोगे कि उनको दिल्ली आकर कोचिंग करना चाहिए या फिर उनको अपने ही स्टेट में जो भी कॉलेज मिल रहा है उसके अंदर एडमिशन ले लेना चाहिए? क्योंकि मैं जितना भी कोचिंग सेंटर देखा हूँ, मिशन इंजीनियरिंग एक ऐसा कोचिंग सेंटर है जिसने सुबह से लेकर के रात तक बच्चे को कभी भी कोई भी डाउट है हर पल अवेलेबल रहता है। मेरा था कि टारगेट अगर बिहार को छोड़कर ही जाना है तो कुछ ऐसे कॉलेज में जाओ जहाँ बोलने पर लोग कहें कि हाँ बंदा पढ़ रहा है उसमें। और रही बात सर अभिषेक सर के पढ़ाने की, मतलब वो बेसिक से पूरा उठाते हैं। हमारे ही ग्रुप ए में था, इतने टैलेंटेड बच्चे थे, मतलब टेस्ट भी अच्छे टाइम पे देते, मार्क्स भी अच्छे थे। मुझे लगा कि मतलब ये अगर कर पा रहे हैं तो मैं भी कर ही सकता हूँ। मेरे को लगता है कि CGL लेवल तक करा देते, क्योंकि मैं जब टेक्स्ट बुक में टेस्ट देता था रीजनिंग और एप्टीट्यूड के, तो वो मुझे CGL के ही क्वेश्चंस के आसपास का लगा। ऐसा इन्वायरमेंट जिसको मिल जाए ना, उसमें मतलब वो अच्छा ही करेगा। तो उसके बाद मेरा माइंड एकदम हो गया कि नहीं, अब मैथ्स करनी है तो अभिषेक सर से ही करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। मैं तो यही सलाह दूंगा, जहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले तो वहाँ टाइम को मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि अगर आपको गाइडेंस अगर प्रॉपर मिले ना तो आप कम टाइम में भी ज़्यादा कर सकते हो। तो मुझे लगा कि जब इतनी अच्छी इंस्टीट्यूट है तो एक बार ट्राई देना चाहिए उसको। टॉप 10 के अंदर तो आ ही जाएगा और टॉप 5 में आ भी गया। हेलो एवरीवन, आज हम लोग मिलने जा रहे हैं मिशन इंजीनियरिंग के एक ऐसे स्टूडेंट से जिससे 2026 बैच के बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, जिसने हर एक दिन को एक्सपेरिमेंट किया है, जिसने अपनी जोड़ तोड़ मेहनत से लीट में इतनी अच्छी रैंक अचीव की है। हेलो मयंक, कैसे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि मेरे लीट में मेरे साथ में प्रिपरेशन कराने में मदद करने के लिए। और मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जैसे मैंने अपना डिप्लोमा सिविल इंजीनियर से किया है फ्रॉम सासाराम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कैमूर, जो कि बिहार में पड़ता है। और मैं अपनी प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर मिशन इंजीनियरिंग अराउंड अगस्त में आया था 2025 में। तब से मुझे राजन सर ने और अभिषेक सर ने गाइड किया थ्रू आउट लीट की जर्नी में, और आज मैं यहाँ पे हूँ जो भी हूँ। और मैं सर के बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। सर मयंक के मौसा जी हैं और इनके सपोर्ट से मयंक आज यहाँ पहुँच पाया है। तो सर, सबसे पहले तो मेरा आपको बहुत बहुत थैंक यू कि मयंक को इतना सपोर्ट देने के लिए और आज आपके इतने बिजी शेड्यूल में हम लोगों को टाइम देने के लिए। थैंक यू सर, आप लोग मेहनत किए, काफ़ी जो है इसको सपोर्ट किए, इसके लिए आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि मैं जितना भी कोचिंग सेंटर देखा हूँ, मिशन इंजीनियरिंग एक ऐसा कोचिंग सेंटर है जिसने सुबह से लेकर के रात तक बच्चे को कभी भी कोई भी डाउट है हर पल अवेलेबल रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोग। थैंक यू। अच्छा मयंक, तुमने 3 साल डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग में। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जब तुम फाइनल ईयर में थे तब तुमने लेटरल एंट्री के बारे में सोचा या जब तुम फाइनल ईयर पास आउट हो गए उसके बाद सोचा? ऐसे मुझे कोई डायरेक्ट गाइडेंस नहीं था कि मुझे कोई बढ़िया कॉलेज मिल सकता है। लेटरल एंट्री के बारे में मुझे लास्ट ईयर पता था, तो मुझे वहाँ पता था कि बिहार में जो कॉलेजेस हैं वो अप टू द मार्क नहीं है। अगर मैं वहाँ से करता भी हूँ तो 3 साल मतलब वही है कि आपने बस डिग्री एक ले ली। लेकिन बाद में मैंने जैसे जैसे रिसर्च की, जब मेरी ख़त्म हुई 6 सेमेस्टर, तो मुझे पता लगा कि DTU है दिल्ली में कर के, जो कि आउटसाइड बच्चों को भी गवर्नमेंट में पढ़ने का मौका देता है। तो मुझे लगा कि जब इतनी अच्छी इंस्टीट्यूट है तो एक बार ट्राई देना चाहिए उसको। मयंक, कभी भी कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है, मतलब मैं लोकल एरिया की ही बात कर रहा हूँ, तो वो बहुत सोच समझ के ज्वाइन करता है। तुम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुँच गए कोचिंग ज्वाइन करने के लिए, तो तुमने बहुत कुछ रिसर्च किया होगा। तो तुमने क्या सोचकर मिशन इंजीनियरिंग को ज्वाइन किया? सर इसके लिए तो मैं अपने मौसा को सबसे पहले देना चाहूँगा सारा क्रेडिट। जैसे मैं जब आया था तो आधा अधूरा ज्ञान लेकर आया था कि मतलब बहुत सारे कोचिंग्स मिलेंगे आपको वहाँ पर दिल्ली में जो कि लीट की तैयारी कर रहे थे। जैसे हमारे बिहार में कोई लीट की उतनी फैसिलिटी तैयारी नहीं थी, तो मौसा ने मेरे साथ 3-4 जगह जा करके पता किया कि कैसे कैसे कोचिंग्स हैं।
फिर हमने एंड मोमेंट में लाइक 1 महीने तक हमने पूरी देख ली। अच्छा। कौन से क्या है, सबसे डेमो लिया। फिर हम यहाँ पर आए तो आपने तो डेमो क्लास के बारे में बताया, तो हमने डेमो क्लास लिया तो मुझे लगा कि हाँ मैं इसमें कर सकता हूँ। और दूसरी बात ये थी कि जब आपने ये सिलेबस हमें समझाया तो वो अप टू द बेंचमार्क हमें क्लियर हो गया कि हाँ ये सिलेबस होती है, ये होए, उसमें आप रीजनिंग, एप्टीट्यूड, क्वांट जो भी था उसको कर सकते हैं। तो मुझे भी लगा कि हाँ इसमें मैं कर सकता हूँ अगर यहाँ से करता हूँ, तो फिर मैंने मिशन इंजीनियरिंग को ज्वाइन कर लिया। तो तुमने 1 महीने तक सोचा समझा, तो तुमने क्या क्या डिफ्रेंशिएट किया जिसकी वजह से तुमने मिशन ज्वाइन किया? बिकॉज तुम बता रहे हो कि 3-4 जगह गए भी थे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जब यहाँ आया तो ऐसा नहीं लगने दिया गया कि मतलब 1 ईयर गैप है या फिर आप बहुत अदर स्टेट से आ रहे हो, तो ऐसा फील नहीं हुआ। दूसरी बात, आपने एकदम अच्छे से क्रिस्प और क्लियर बताया कि हाँ ये पाथ है और ऐसे ऐसे जाना है। होना ना होना वो अलग बात, लेकिन आपने एक पाथ क्लियर किया जो कि मेरे को क्लियर था ही नहीं। लास्ट ईयर में मुझे पता ही नहीं था कि कोई अदर स्टेट भी लेता हुआ। जैसे हमारे यहाँ तो बगल में वेस्ट बंगाल है या फिर यूपी है, तो वो लेते ही नहीं, आपको प्राइवेट में ही जाना, और मुझे प्राइवेट से करना ही नहीं था बीटेक। तो और फिर तीसरी बात ये थी कि हमें डेमो क्लास दिया गया, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मेरे को डिप्लोमा से ही प्रॉब्लम थी, लेकिन अभिषेक सर ने जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाया तो उसके बाद मेरा माइंड एकदम हो गया कि नहीं, अब मैथ्स करनी है तो अभिषेक सर से ही करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। क्योंकि एक ही क्लास में मुझे ये लग गया था कि नहीं, जब शुरुआत से अगर ऐसा बता रहे हैं तो अंत में भी अच्छा ही बताएंगे। और अंत भी अच्छा हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं कई बार सोचा भी कि ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है, और स्पेशल जेईई मेंस वाले बच्चे तो कहीं से कहीं चले जाते हैं, उन लोगों का एक माइंडसेट बना होता है। लेकिन डिप्लोमा के बच्चे जो कि डिप्लोमा वहाँ से कंप्लीट किया, उसके बाद 1 साल का गैप लें, उसके बाद दिल्ली आए, वो सोचने में कितना टाइम लगा? या फिर मतलब झटपट सब कुछ डिसीजन ले लिया और मौसा जी का सपोर्ट था ही और सब कुछ हो गया? ऐसे तो मैं डिसीजन तो मैं तो ऐसे ही डायलामा में था, मतलब जनवरी तक तो मेरी डायलामा थी कि मैंने सही डिसीजन लिया है गलत लिया। अच्छा। तो वो तो बात है, मैंने सोचा कि एक बार तैयारी करके ही देख लेता हूँ, क्या पता हो ही जाए। सर आपको सबसे पहले किसने बताया कि मयंक आपके पास आने वाला है? हमें कुछ दिन पहले पता चला, जब इसका डिप्लोमा ख़त्म हुआ जी, तो पता चला कि इसका तैयारी करने के लिए जो है कहाँ जाना सूटेबल रहेगा। तो मैंने बोला घर में वाइफ को कि यहीं पर अच्छा रहेगा, क्योंकि दिल्ली से अच्छा जो है एक हम लोग के लिए, बिहार वाले के लिए एक ऑप्शन रहता है पटना। जी। लेकिन पटना में भी कोई नहीं था। हम लोग यहाँ पर थे ही गार्जियन के रूप में, आना जाना भी सब जितने भी कोचिंग देखे हमने, आसपास 1 घंटा नियर बाई में थे जर्नी वहाँ से। तो जी। मैंने फिर बोला कि नहीं यहीं सही रहेगा, और फिर हमने भी सर्च किया नेट पर, तो मिशन इंजीनियरिंग और 1-2 कोचिंग जो हैं जहाँ हम लोग गए थे देखे। फिर हमने बोला कि ठीक है, डेमो क्लास ले करके देखो, जहाँ तुमको समझ में आएगा वहाँ से करना। तो इसको यहाँ पर समझ में आया और यहाँ से किया। तो अच्छा, जब मयंक फर्स्ट टाइम आया था तो आप भी आए थे साथ में, तो जितनी भी कोचिंग में आप लोग गए तो आप भी साथ थे या ओनली मयंक गया था? नहीं, साथ में, हम हर जगह साथ गए? साथ। मयंक, शायद तुम काफ़ी दूर से आते हो और तुमको काफ़ी टाइम भी लग जाता है, तो तुम उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे जिसके पास डिस्टेंस प्रॉब्लम का एक इशू रहता है? मैं तो यही सलाह दूंगा, जहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले तो वहाँ टाइम को मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि अगर आपको गाइडेंस अगर प्रॉपर मिले ना तो आप कम टाइम में भी ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपका 2 से ढाई घंटे इधर ख़त्म हो रहा है तो आप उसको यूज़ कर 4-5 घंटे में भी कन्वर्ट कर सकते हो, अगर वो एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी। राइट। तो मैं टाइम, डिस्टेंस और टाइम को उतना महत्व नहीं देता हूँ, अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहीं मिल रही है तो। सर जिसके लिए 1000 किलोमीटर दूर नहीं है तो उसके लिए 1 घंटा 1.5 घंटा का रास्ता क्या ही मैटर करता है। सही बात है। मयंक, जिस तरह से तुमने ग्रोथ किया अपने लर्निंग में, उस चीज़ का रियली मैं भी फैन हूँ। जिस दिन ये फर्स्ट डे क्लास लिया डेमो में, एक्चुअली हर डेमो के बाद मैं अभिषेक सर से डिस्कस करता हूँ, क्योंकि अच्छे बच्चे मुझे भी चाहिए होते हैं। बिल्कुल, मुझे भी अच्छा लगता है, पढ़ाने में मज़ा आता है। और जो बच्चा सिंसियर होता है, अगर अच्छा बच्चा ना भी हो ना तो सिंसियर हो तो मज़ा आता है उसको पढ़ाने में। तो जब फर्स्ट डे मयंक की क्लास ली ना मैंने, तो अभिषेक सर को मैंने आके बोला कि सर ये बच्चा कुछ कर सकता है। याद है सर आपको? याद है सर, याद है। मैंने फर्स्ट डे बोल दिया था सर ये बच्चा कुछ कर सकता है और बहुत अच्छा करेगा ये बच्चा।
तो अभिषेक सर ने कहा ऐसा है क्या सर? मैं कहा बिल्कुल ऐसा ही है, ये निकाल जाएगा गाड़ी। और फर्स्ट डे पढ़ाने के बाद ही मयंक को मज़ा आ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी एक क्लासरूम का एक कंपटीशन बहुत अच्छा था, जो मुझे खुद फील होता है लास्ट बैच के लिए कि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे। और जो इनका बच्चों का ग्रुप था, लगभग 10-11 बच्चों का ग्रुप था, एक ग्रुप 10-11 बच्चे थे। उस बैच में स्टार्टिंग में मैं बोलूँगा कि ये 10वें-11वें नंबर पर ही था, लेकिन लास्ट के 2-3 महीने में जो इसने कॉप अप किया है, जिस स्पीड से ये आगे बढ़ा है, वो दैट इज रियली माइंड ब्लोइंग। तुम कितने घंटे डेली पढ़ाई करते थे? वैसे तो शुरुआत में तो कुछ कम था, क्योंकि डिप्लोमा में तो बच्चे ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, तो हार्डली 3 से 4-5 घंटे ऐसे ही ज़्यादा थे। फिर लास्ट में मैंने कंपटीशन देखा बच्चों के बीच में, जैसे हमारे ही ग्रुप ए में था, इतने टैलेंटेड बच्चे थे, मतलब टेस्ट भी अच्छे टाइम पे देते, मार्क्स भी अच्छे, तो मुझे लगा कि मतलब ये अगर कर पा रहे हैं तो मैं भी कर ही सकता हूँ, वैसे खाली बैठा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, तो मैंने उसके बाद घंटे नहीं देखे, मतलब जब मेरे को लगता था कि हाँ अभी पढ़ सकता हूँ तो उसको पढ़ते गया। जैसे कभी कभी ये भी हो जाता था कि 12 भी बज जाते थे, 2 भी बज जाता था, तो कभी पूरा रात भी ऐसे ही चला जाता था। एग्जैक्टली, जो इसने एक वर्डिंग बोली ना, मैंने घंटे नहीं देखे, ये बहुत बड़ी बात है। जो घंटे देख के पढ़ाई करेगा ना, मैं आने वाले बच्चों को भी बोलना चाहता हूँ, घंटे देख के पढ़ाई मत करो, इंटरेस्ट देख के पढ़ाई। और उसमें मौसा का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, मतलब रात में भी मैं देखता था कि हमेशा जो है कभी 2 बजे भी मैं तो मौसा का भी पढ़ाई टोकते नहीं थे कि नहीं कि अब सो जाओ या फिर ये हो जाए। मैंने फ्री छोड़ रखा था इसको, जितना पढ़ना है पढ़ो, जब ज़रूरत है रेस्ट का तो रेस्ट ले लो, नहीं तो पढ़ाई करते रहो। ये कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, इसमें अगर आना है और अदर स्टेट के लिए जो है, या IP हो या DT हो, जितने कम सीटें हैं उसमें आने के लिए तो मेहनत करना ज़रूरी है। तो मैं बोला कि जितना हो सकता है तुमसे उतना करो, ताकि बाद में अफसोस न रहे कि हमसे ये चूक हो गई। बिल्कुल, ये मतलब आने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। उनको सीखना चाहिए इस बात से कि कभी भी पढ़ाई करनी है तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करो। और अपनी सब्जेक्ट्स में, अपनी चीज़ों में इसने इतना इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया कि अब मुझे मयंक को देख के लगता है कि खाली बैठ के मयंक को मज़ा नहीं आता है। सही बोल रहा हूँ मयंक? उसके लिए तो सर आपको सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है, जो आपने सुबह को 7 बजे से जगा करके रात की 1-2 रात में भी मैं देखता था 9-10 बजे तो एटलीस्ट देखता ही था कि फ़ोन कर रहा है आप लोगों को। मैं कभी कभी बोलता था कि गुस्सा नहीं करते हैं सर लोग, बोले कि नहीं। मैं बोला ठीक है। इवन इनके मामा जी भी आए थे बीच में, तो उन्होंने भी देखा, बोले कि ऐसा तो हमने कोचिंग सेंटर देखा ही नहीं जहाँ पर जो है जब अब वहाँ पर किस सिचुएशन में कोई है, सपोज मैं यहाँ से फ़ोन कर रहा हूँ दूसरी जगह और वहाँ पर जिसको फ़ोन कर रहा हूँ वो किस सिचुएशन में है, कभी नहीं सुना कि सर लोग गुस्साते हैं। सर लोग जहाँ ज़रूरत है, अगर ठीक है उस समय नहीं है तो ठीक है, थोड़ी देर के बाद बताते हैं या कॉल करना। ऐसे मैं इसके मुँह से सुना कि ऐसे सर बोलते हैं, लेकिन उस समस्या का समाधान जो है कर देते हैं। थैंक यू। नहीं, जो बच्चे सिंसियरली पढ़ाई करते हैं उनके लिए मैं और मिशन इंजीनियरिंग का हर फैकल्टी ऑल टाइम रेडी रहते हैं कि बस बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हमारी यही कोशिश रहती है। मैं एक बात बताओ कि पूरी क्लास में से तुम्हें सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कौन लगता था? मुझे पूरी क्लास में से तो शायद से मतलब सारे बच्चे ही कॉम्पिटिटिव थे, मतलब कभी भी कोई भी आ जाता था, ऐसा नहीं था कि हाँ एक ही बंदा आ रहा है तो वही रैंक ला रहा है। सबसे ज़्यादा मुझे कॉम्पिटिटिव लगी मेरी कलीग दीपिका, लावण्या और कुछ हद तक मुझे नमन भी लगा कॉम्पिटिटिव कि हाँ मतलब ये जो है कि मतलब फुल अपना पोटेंशियल देते हैं, कोई भी टेस्ट हो चाहे कुछ हो उसमें अपना फुल पोटेंशियल लगा देते हैं। तो मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही तीनों थे कि मतलब इन तीनों को बीट कर दूंगा ना तो मुझे रैंक खराब भी आए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इन तीनों को बीट कर देना है बस। तो तुमने ऐसा क्या किया कि तुम इन तीनों से आगे निकल गए? अब सर वो तो हम ऊपर वाले से बोला जाता है क्या परिस्थिति रही होंगी। मैं तो एग्ज़ाम देने गया तो मैंने तो बस यही सोचा कि अपना बेस्ट देकर आना है बस। सेंटर पर जब था IPU का एग्ज़ाम चाहे DTU का एग्ज़ाम, मैंने बस सोचा कि प्रेशर हटाओ, जो हो बेस्ट हो, बस ये ना कहूँ बाद में कि मैं इससे बेटर कर सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मयंक, तुम साकेत के बारे में क्या कहना चाहोगे?
साकेत तुम्हारा काफ़ी क्लोज दोस्त है, मतलब साकेत और रैंक भी क्लोज है सर इनकी। रैंक भी क्लोज है। मतलब वो तो ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर कह सकते हैं। मतलब उसने हमेशा ऐसा नहीं होने दिया कि लगने दिया कि मैं अदर स्टेट से आया हूँ या फिर उनसे डिफरेंट हूँ। जैसे मुझे ये क्लास की मतलब खासियत लगी कि उन्होंने कभी फील ही नहीं होने दिया मतलब तू अदर स्टेट से आया है या फिर तेरी डिप्लोमा अलग से है या तेरी ब्रांच लोअर है या फिर ये है, लेकिन था कि हाँ सारे बच्चों ने इक्वली ट्रीट किया मुझे। अरे वाह, अरे वाह। नहीं तो मेरा एक और डाउट था ना कि मैं कोचिंग में जा रहा हूँ तो बच्चे थोड़े वो देखेंगे यार ये ड्रॉप लेकर आ रहा है या फिर ये थोड़ा अदर स्टेट का है, तो वो होता है, लेकिन वो ऐसा कभी फील नहीं हुआ। मतलब तुम क्लास के एनवायरनमेंट को लेकर के क्या बोलोगे? क्लास का इन्वायरमेंट तो बहुत मतलब क्या ही बोलूँ सर, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट जिसको मिल जाए ना उसमें मतलब वो अच्छा ही करेगा। मतलब हर कोई साथ देने को तैयार है, इवन एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी हर कोई साथ देने को तैयार है। अगर मैं रात को 12 बजे भी फ़ोन करता हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है तो हाँ वो भेज देता है। राइट। ये मतलब मैं 2026 बैच में मतलब अगर मैं 10 क्लास ले रहा हूँ तो 10 क्लास में से कम 6 क्लास में ये जरूर बोलता हूँ कि क्लास का बिहेवियर, क्लास का मोटो ऐसा होना चाहिए कि हम लोग एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, और ग्रुप में काम करोगे तो सारे के सारे निकल जाओ। बिल्कुल सर। और यही हुआ इस ग्रुप के साथ। इतना प्यारा ग्रुप था सर, इतना मज़ेदार, मतलब दिल खुश जाता है मुझे ऐसा देख करके कि इतने अच्छे अच्छे बच्चे थे इस ग्रुप के अंदर। आदित्य से तुम्हारा संपर्क सबसे पहले कब हुआ? आदित्य से तो मैं पहले जानता नहीं था वो, क्योंकि डिफरेंट बैच का था, शायद वो बैच 2 का था। तो आदित्य मुझे शायद लास्ट के टेस्ट में जब थे फुल लेंथ के तब मुझे मिला कि हाँ कोई नंबर इतने ला रहा है। मैंने पहले देखा कि किसकी हाईएस्ट नंबर है, तो मैंने सोचा ये आदित्य कौन है लड़का, तो फिर आपसे पूछा मैंने तो आपने बोला बैच 2 में था। तब मुझे सबसे पहली बार उसके बारे में पता चला, और फिर IPU में जब रैंक 1 आई उसकी तब हाँ मुझे लगा कि हाँ ये भी एक लड़का था मतलब जो बैच 2 में पढ़ता था। DTU के एग्जाम के बारे में तुम्हारा क्या रिव्यू है? सर अगर जैसा मैंने सोचा था DTU के बारे में कि एक टॉप टियर कॉलेज है, अदर स्टेट में भी उसका नाम है, तो उसके पेपर थोड़े मतलब उस बेंचमार्क को क्रॉस करेंगे, तो मैंने उसी हिसाब से प्रिपरेशन की थी। आप लोगों ने भी गाइड किया था, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब वो अप टू द मार्क को जस्टिफाई किया, क्योंकि DTU से एक्सपेक्ट थी कि वो बच्चों से थिंकिंग स्किल के बारे में पूछेगा, यहाँ टोटली बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे हमसे। जब IPU का एग्ज़ाम दे रहे थे तो जब एग्ज़ाम में जाकर के बैठे तो उस टाइम में तुम्हारे अंदर कैसी फीलिंग थी? मतलब डर लग रहा था या तुम कॉन्फिडेंट थे? ऐसे तो मैं जब वहाँ के गेट को क्रॉस किया IPU के कैंपस की, मैंने कैंपस पहले देखा, तो मुझे कैंपस देख के कॉन्फिडेंस आया कि मतलब उससे पहले तो मैं प्रेशर में था, लेकिन कैंपस देखने के बाद थोड़ी प्रेशर रिलैक्स हुई। उसके बाद मैं थोड़ी देर वहाँ मतलब एक था बैठने लायक जगह, उस वहाँ बैठा और मैंने सोचा कि प्रेशर में देने से एग्ज़ाम से अच्छा है कि ऐसे ही दे दिया जाए। मैं गया, इंटर हुआ हॉल में, फिर प्रेशर तब तक बिल्डअप था, मेरे को पूरा ऊपर से प्रेशर जा रही थी, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पेपर मैंने देखा और 2-4 क्वेश्चंस मैंने पढ़े तो उसके बाद मुझे लगा नहीं मतलब मैं कर सकता हूँ इसको, तब मेरी प्रेशर पूरी हट गई और मैंने पूरे एग्ज़ाम को फ्री माइंड दिया। तो तुमने एग्ज़ाम किस तरीके से अटेम्प्ट किया? सबसे पहले किस सेक्शन को अटेम्प्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट क्या किया? सबसे पहले तो जो आपने स्ट्रैटेजी दी थी मैकेनिक्स करने के लिए, तो मैंने मैकेनिक्स करी, फिर मैंने रीजनिंग एप्टीट्यूड करी, फिर उसके बाद मैं लास्ट में मैथ्स पर गया, और सबसे लास्ट में जो कि लर्निंग वाला पार्ट था वो मैंने कंप्यूटर या फिर जनरल फिजिक्स या केमिस्ट्री को अटेम्प्ट किया। सबसे पहले मैकेनिक्स अटेम्प्ट करने का क्या रीज़न था? सर जैसे मैं सिविल ब्रांच से हूँ तो मैकेनिक्स और सोम मेरी स्ट्रॉन्ग थी, तो मैंने सोचा जो स्ट्रॉन्ग है उसको कर लेते हैं पहले, और उसके बाद में जो वीक पोर्शन है, तो उस समय तक मेरी मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग मैकेनिक्स ही थी। तो मैंने मैकेनिक्स और सोम को पहले किया, उसके बाद मैंने रीजनिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद मैथ्स, और उसके बाद फिर। तो मैकेनिक्स में से लगभग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तुमने? मैकेनिक्स में से मैंने 23 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से एक गलत हुआ था मेरा क्वेश्चन। मतलब 22 सही थे क्वेश्चन तुम्हारे। और जो 2 छूटे वो किस वजह से? वो सर 2 मैंने प्रेशर में जो लास्ट के टाइम थे कम थे, तो उसमें मैंने सोचा लास्ट में करूँगा। ये थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन थे कि मतलब उसमें निकालना था वो सब, तो मैंने सोचा कि वो लास्ट में अटेम्प्ट करूँगा, लेकिन वो प्रेशर के चलते मुझसे हुए नहीं। IPU के मैथ्स को देख करके बहुत लोगों के अंदर डर रहता है, और नो डाउट IPU का मैथ्स डिप्लोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट आता भी है। तुम क्या बोलोगे IPU के मैथ्स को देख करके? जिस हिसाब से तुमने तैयारी की उस हिसाब से IPU के मैथ्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पा रहे थे या नहीं हो पा रहे थे? कितने अटेम्प्ट हो पा रहे थे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मैथ्स में तो मैंने बहुत अच्छा किया, मतलब जितना सोचा था, मतलब 24 अटेम्प्ट ही कर लिए थे,
और मैथमेटिक्स में हाँ 24 अटेम्प्ट थे। हाँ 24 अटेम्प्टेड थे। मैंने उसके बाद उसके रॉन्ग और वो वाले क्वेश्चंस मिलाए नहीं थे, लेकिन मेरे हिसाब से मतलब एक ही गलत हुआ होगा। और रही बात मैथ्स की, तो क्लास में जितने आपने पढ़ाया और जो रिसोर्सेज आपने भेजे कि हाँ ये कर लो, मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो उस हिसाब से सोच लिया था कि ये तो जेईई मेंस लेवल का है, इसके नीचे का तो मैं कर ही लूँगा। तो वो मतलब वो बीच का था पोर्शन, डिप्लोमा से ऊपर और जेईई मेंस से नीचे, तो जो आपके रिसोर्सेज थे वो इनफ थे उसमें। मयंक की आपको आईपी की रैंक सबसे पहले किसने बताई? मयंक ने खुद बताई। उस टाइम में आपका क्या रिएक्शन था? मेरा रिएक्शन उस समय ये था कि मैं बड़े सोच रहा था कि आ जाएगा, लेकिन जिससे एग्ज़ाम देकर के आया था इसके कॉन्फिडेंस को देखते हुए मुझे लगा था कि टॉप 10 में, ये टॉप 5 में बोल रहा था, लेकिन मैं मन में सोचा कि टॉप 5 बोल रहा है तो टॉप 10 के अंदर तो आ ही जाएगा, और टॉप 5 में आ भी गया। काफ़ी बच्चे डर जाते हैं एग्ज़ाम को देख करके कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैंने इसको बोला भी कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम जो है सीधे जाओ, क्वेश्चन पेपर खोलो, जो आता है जो लिखो, बाकी तो करने वाले ऊपर वाले हैं, अपने हाथ में जितना है उतना करो, जो मेहनत किए हो उसके हिसाब से जो है। यदि कहीं का बच्चा किसी गार्जियन के पास रहता है तो उन गार्जियन की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। बिल्कुल और कहीं ना कहीं मैं इस बात को सोच पाता हूँ कि मयंक की जब रैंक आई होगी तो मयंक से ज़्यादा खुशी आपको हुई होगी। बिल्कुल सर। हम लोग सारे फैमिली में इनके घर पर भी बताए, घर पर तो खुद बताया इन्होंने, बाकी जगह में भी जितने दोस्त वगैरह थे और मामा कर भी सब जगह इन्होंने बताया। और जब डीटीयू का भी आया तो उस समय भी काफ़ी अच्छा रैंक रहा। मयंक, आईपी में भी तुम्हारी 5 रैंक आई, डीटीयू में तुम्हारी 10 रैंक आई, दोनों में से किस रैंक के ऊपर तुमको ज़्यादा खुशी हुई? तो सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे डीटीयू की रैंक पर हुई, चाहे जो हो, क्योंकि मुझे डीटीयू ही लेना था। मैं वहाँ से सोच के निकला था कि डीटीयू ही कॉलेज है जो मेरे को सेटिस्फाई कर सकता है उस पढ़ाई को, क्योंकि मैं वहाँ से भी छोड़ कर आ रहा था ना बिहार के कॉलेजेस। तो मेरा था कि टारगेट अगर बिहार को छोड़ कर ही जाना है तो कुछ ऐसे कॉलेज में जाओ जहाँ बोलने पर लोग कहें कि हाँ बंदा पढ़ रहा है उसमें। तो मेरे लिए डीटीयू का ही सबसे ज़्यादा वैल्यू है। वैसे आईपीयू का भी मुझे ठीक लगा कि हाँ आईपीयू में मुझे जो चाहता था वो मिल जाता। तो तुम्हें फर्स्ट काउंसलिंग में यूएसआईसीटी मिल गया है ना? हाँ यूएसआईटी मिल गया, तो आपका कॉलेज तुमको मिल गया आईपीयू में भी, और डीटीयू की काउंसलिंग होनी है तो जो चाहिए वो डीटीयू में मिल भी जाएगा। मयंक, जो 2026 के बच्चे हैं उन्हें किन गलतियों को ध्यान में रख के चलना चाहिए कि ये गलतियां तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया से एकदम कट आउट कर लो, पूरी तरह से कट आउट। और दूसरी गलती, कभी भी एग्ज़ाम के लेवल का मत पढ़ो। मतलब जो एग्ज़ाम का लेवल है कि सर ने बता दिया ये सिलेबस ये है, सर का पढ़ाना काम है, आप पढ़िए, आप उसको लेवल को इस लेवल तक ले जाओ कि आप उसको करीब करीब जेईई मेंस के टक्कर का ले जाओ, क्योंकि आपको कॉलेजेस में जो बच्चे मिलेंगे वो आपको जेईई मेंस के लेवल के ही मिलेंगे, आपको उनसे टक्कर लेना है। आप इस तरह से पढ़ो कि आप मतलब उनके लेवल तक आप आ सको। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि एग्ज़ाम में आपकी थिंकिंग स्किल ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, और आपको सारे मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं कि मैंने कहीं देखा नहीं है या फिर मैंने कभी किया नहीं है। तो वही मैं कहना चाहूँगा, ये 2 चीज़ों को आपको कर लेना चाहिए। और तीसरी बात मैं ये कहूँगा, जितने रिसोर्सेज मिल रहे हैं पहले उसको एकदम ख़त्म कर दो, एकदम पूरी तरह से। मतलब ये सोच लो कि 2-2.5 महीने पहले ही मेरी एग्ज़ाम होनी है, जो डेट निकलता है ऑफिशियल उससे पहले, उस हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए। तो तुमको लगता है कि जो यहाँ से रिसोर्सेज मिले वो अप टू द मार्क थे? सर आपके रिसोर्सेज तो पूरे अप टू द मार्क थे। आपने तो हमें रीजनिंग और ये जो एप्टीट्यूड का पोर्शन था ये मेरे को लगता है कि सीजीएल लेवल तक करा देते, क्योंकि मैं जब टेक्स्ट बुक में टेस्ट देता था रीजनिंग और एप्टीट्यूड के, तो वो मुझे सीजीएल के ही क्वेश्चंस के आसपास का लगा था। और रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स से सर ऐसा पढ़ा दिया था कि मैं उसके बियॉन्ड सोच पा रहा था कि मतलब अब इससे ऊपर जेईई मेंस का लेवल नहीं आता है, तो वही किया जा सकता है। तो तुम्हें लगता है कि लेटरल एंट्री का तो एग्जाम हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है, लेटरल एंट्री के बाद हम बीटेक में एंट्री करेंगे तो वहाँ पर ये मैथमेटिक्स या ये रीजनिंग एप्टीट्यूड काम आने वाला है? सर रीजनिंग एप्टीट्यूड तो ऐसा है कि वो तो पूरी ज़िंदगी काम आने वाला है। आप चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी कर लो या प्लेसमेंट की तैयारी कर लो, रीजनिंग एप्टीट्यूड से बचा नहीं जा सकता है। रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स आप ये सोच लो कि वरदान है बीटेक के लिए। जितनी मैथ्स आपकी अच्छी रहेगी आप उतना ही अच्छा करोगे, एक्सेल करोगे। तो तुमको लगता है कि मैथ्स में ग्रोथ हुआ है पहले के कंपैरिजन में कुछ? सर मैं तो मैथ्स छोड़ ही दिया था मैंने, मतलब दोबारा से रिस्टार्ट किया अपने लाइफ में मैथ्स को। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये सब मैंने छोड़ ही दिया था डिप्लोमा के बाद। तो अब तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ पे आ गया डिसीजन। नो डाउट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मयंक का मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग हो चुका है, और मयंक के मुंह से मैं कई बार सुन चुका हूँ
कि सर मुझे ऐसा लगता है कि अब जेईई मेंस का एग्जाम दे देता हूँ, मैं जेईई मेंस भी निकाल दूंगा अब तो इस लेवल का अगर मैथमेटिक्स हो जाता है तो डेफिनेटली बच्चे को करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आगे। बिल्कुल। और सर एक चीज़ और इसमें मैं ऐड ऑन करूँगा कि जैसे बच्चा ना मैथमेटिक्स पढ़ता है, रीजनिंग पढ़ता है, एप्टीट्यूड पढ़ता है, मैं रटने वाले बच्चों की बात नहीं कर, पढ़ने वाले बच्चों की बात बता रहा हूँ। जब वो इंसान वहाँ पर दिमाग लगा रहा होता है ना, उसके सोचने का तरीका चेंज हो चुका होता है। अब वो चाहे कुछ भी पढ़े, वो दिमाग लगाएगा ही लगाएगा, और जब वो दिमाग लगाएगा तो उसकी जो डिग्री होगी ना, वो प्रॉपर वाली डिग्री होगी, वो आर्टिफिशियल डिग्री नहीं होगी, और उस डिग्री का उसको जीवन भर फायदा मिलेगा। कारण सर ये भी रहता है कि जैसे बेसिक चीज़ें, बहुत लोग क्या है कि बेसिक चीज़ें नहीं मिलता है, आगे क्लास में चले जाते हैं और आगे क्लास किस तरह से तो पास तो कर जाते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें अगर उनका सही नहीं है तो कंपटीशन में फिर पीछे होने लगते हैं। करेक्ट। और भूल भी जाते हैं। हमें याद है कि हमारे क्लास में जो है, हम जब पढ़ते थे, हमने 12th के बाद तो एग्ज़ाम दे करके हमने सर्विस ज्वाइन कर लिया, लेकिन हम 7-8 तक भी पढ़े थे। तो हमें याद है कि जब टीचर क्लास रूम में ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन ख़त्म होने से पहले ही मेरा आंसर आ जाता था कि मैं जानता हूँ मैथ। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि बेसिक चीज़ें जो है, मैथ, रीजनिंग, जीके, ये सब चीज़ें जो है, जीके तो बाहर से कर लेते हैं, लेकिन मैथ रीजनिंग बताने वाले कोई नहीं होते हैं। एक अच्छे जब टीचर मिल जाते हैं तो जितना ज्ञान जो है अर्जित करना है स्टूडेंट को कर लेना चाहिए। हमारा टारगेट भी यही होता है कि हम बच्चों का फाउंडेशन बनाएं। बिल्कुल। और जब फाउंडेशन अच्छी होती है ना, तो बिल्डिंग अच्छी रहती है। बेसिक उनका सही है तो उस बात पर अपनी मेहनत करके जो है वो आगे कप अप कर जाते हैं। मुझे मयंक एक बात बताओ कि जो बच्चे मैथमेटिक्स से डरते हैं उनके लिए क्या बोलना चाहोगे कि जब अभिषेक सर मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं तो क्या उनको समझ में आ जाएगा अगर वो लोग मेहनत करते हैं? तो कुछ बच्चों को लगता है कि मैं मैथ्स सीख ही नहीं सकता। सर पहली बात तो ये तो सोचना छोड़ ही देना चाहिए कि मैथ्स हो नहीं सकता। मैथ्स से इजी सब्जेक्ट कोई नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। तो ना वो मैकेनिक्स हो सकता है, ना वो फिजिक्स हो सकता है, ना वो केमिस्ट्री हो सकता है, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आ ही जाती है। और रही बात सर अभिषेक सर के पढ़ाने की, मतलब वो बेसिक से पूरा उठाते हैं। तो वही मुझे अच्छा लगा कि वो बेसिक से उठाते हैं और वो आपको बार बार वही चीज़ रिपीट कराते रहते हैं, जिससे आपके माइंड में हो जाता है। जैसे मुझे याद है जब मैंने इंटीग्रेशन का क्लास ले रहा था तो उन्होंने कुछ स्पेशल फंक्शंस बताए थे। वो आज भी मुझे याद है कि यहाँ पर सर ने ये बोला था कि ऐसे सब्स्टिट्यूट करना है। उनको इतना बार बोल दिया कि वो मुझे आज भी रिप्ले होता है बोर्ड पर कि सर बता रहे हैं कि नहीं, इसको यहाँ से सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। और कैलकुलस के नाम से ही बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत डरते हैं कि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का नाम सुनते ही बच्चों के माइंड में ये होता है कि चलो ठीक है, ये वाला पोर्शन तो छोड़ देंगे हम लोग। बहुत बच्चों को देखा है। बिल्कुल। एंट्री का एग्जाम देने वाले वो बच्चे जो बहुत अच्छी रैंक भी ले जाते हैं, लेकिन वो कैलकुलस नहीं करके जाते हैं। और जो बच्चे कैलकुलस नहीं करके जाते हैं उन लोगों के लिए मैं स्पेशल बोलता हूं कि अभी तो छोड़ दोगे बेटा, रैंक भी आ जाएगी, एडमिशन भी हो जाएगा, लेकिन आगे चल करके जो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा ना, उसको झेलने के लिए फिर से तुम टकराओगे और वो दीवार की तरह सामने खड़ा रहेगा और फिर वो टक्कर मारता है। कैलकुलस से डर है तो साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री भी खराब होगी। बिल्कुल जी। तो एक से सब बंधा हुआ एक दूसरे से लिंक है। तो एक मैं पर्सनल लाइफ थोड़ी शेयर कर रहा हूँ कि जो साथ में जो गेट के बच्चे थे, मैं भी DTU से था जी, तो जो साथ में जो बच्चे गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम में, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था मैथमेटिक्स। जिनका मैथमेटिक्स वीक था ना, उनके दिमाग में अब वो कॉलेज को संभालें या फिर वो गेट के मैथमेटिक्स को संभालें, लेकिन जिनका बेसिक अच्छा था उनके लिए ऐसा था कि ठीक है ना, हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सही टाइम पर हमको पढ़ाई कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सर। अपने आप से धोखा मत करो, अच्छा होगा। मयंक, तुम्हारा टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होता था? मैंने टेस्ट सीरीज़ तो सर इस शुरुआत में तो अच्छे नंबर नहीं आते थे, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया स्ट्रैटेजी पर। फिर मैंने कहीं से देखा यूट्यूब पे वीडियो कि स्ट्रैटेजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो टेस्ट को। मैंने जब से वो देखा तो तब से मैंने हर चीज़ को एग्ज़ाम को स्ट्रैटेजी वाइज देना स्टार्ट किया। जैसे आपके रीजनिंग के होते थे, तो पहले रीजनिंग का तो कुछ ऐसा पोर्शन था मेरे को कि माइंड में कि मतलब ये देख रहा हूँ क्वेश्चन और ये इधर आंसर मेरे माइंड में आ जाता था, उसको पहले मैं अटेम्प्ट कर लेता था। और फिर उसके बाद मैंने उस मिडिल वाले जो पोर्शन है, जो मिडिल टफ होते थे, उसको अटेम्प्ट करता था और लास्ट में सबसे हार्ड वाले को देता था। और हार्ड वाले में मैं जिसको छोड़ना होता था कि नहीं ये छूट रहा है मेरे से, तो उसको छोड़ ही देता था, मतलब पूरी तरह से अटेम्प्ट नहीं करता था। लेकिन लास्ट तक वो भी प्रॉब्लम मेरे से सॉल्व होगी कि अब हार्ड वाले भी अटेम्प्ट होने लगे। तो इस वजह से मतलब वो ईजी टू टफ तक मैं अटेम्प्ट करता था क्वेश्चंस को।
ठीक है। और जब टेस्ट देने के बाद मार्क्स आ जाते थे यस सर। तो क्या तुम टेस्ट को रिव्यू भी करते थे? हाँ सर, बहुत बार मैंने रिव्यू किया। लास्ट टाइम तो मुझे लग रहा है कि हर टेस्ट को मैंने 5 से 6 बार दे ही दिया था, आपके जितने भी थे। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। मतलब मैकेनिक्स हो या एप्टीट्यूड हो या मैथ्स हो। नहीं, मैं एक्चुअली पूछना ये चाहता हूँ कि टेस्ट देने के बाद जो क्वेश्चंस गलत होते थे उनके ऊपर तुम काम करते थे या नहीं करते थे? सर ऐसा नहीं होता था कि मतलब मेरे से वो क्वेश्चंस ये आ नहीं रहे हैं, गलत हो जाते थे। मतलब कहीं माइनस छूट गया, कहीं प्लस छूट गया, ऐसे गलतियाँ होती थी। तो उसको ठीक करने में मतलब मेरे को बहुत टाइम लग गया। मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि कोई क्वेश्चन एकदम बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। ओके। मतलब वही थोड़ी बहुत थी, तो उसको ठीक करने के लिए मुझे टाइम लगा। उतना ज़्यादा एनालाइज भी नहीं करना पड़ा मुझे क्वेश्चन। हाँ, बस ये आता था कि प्लस माइनस मेरी छूट रही है, कहीं फंक्शन टू फंक्शन छूट रही, तो बस वही थी। यहाँ का जो डेली होमवर्क मिलता था, तुमको लगता है कि उसका रोल है हमारी प्रिपरेशन में? सर उसका तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब उसने तो मतलब इतना इंटरेस्ट जगा दिया पढ़ने में। जो आपने सुबह के 7 बजे से लेकर के रात के 12-2 बजे तक जो जितने भी टाइमिंग देते थे क्वेश्चंस के चाहे होमवर्क्स के, उसकी वजह से मुझे लगता है कि आज खाली भी बैठा हूँ किसी एग्ज़ाम के बाद तो भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। या तो कुछ और होता करने को ज़्यादा बेटर रहता। चेकलिस्ट के बारे में तुम क्या बोलना चाहोगे? वो सही है या रोक देना चाहिए मुझे? नहीं, चेकलिस्ट आपको रखना चाहिए। इससे पता चलता है टीचर्स को भी कि हाँ बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं। क्योंकि मैंने बीच में जब छोड़ दिया था तो उसके बाद मुझे रिस्टार्ट करने में बहुत टफ लगा था। और ऐसे कोई भी चेकलिस्ट अगर फिल करके लाता है तो आप उसे बता सकते हैं नहीं तुम अभी यहाँ से स्टार्ट करो, तुम्हारी वीक ये है, तुम्हारी ये चेकलिस्ट तो होना ज़रूरी है। मयंक, मेरे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन रहा, मेनली तुमको लेकर। दिल्ली के बच्चे होते हुए भी बहुत छुट्टी मारते हैं, लेकिन मयंक मुझे ऐसा लगता है कि इसने बहुत कम छुट्टी मारी है। हाँ, ये बात तो है। मुझे लगता नहीं कि कभी छुट्टी की ही होगी इसने। हम लोग बीच बीच में इसको, जैसे मेरा सैटरडे संडे का छुट्टी रहता है तो मैं इससे पूछते ही रहता था कल है कि नहीं है। अगर नहीं, कभी इसने बोला ही नहीं कि हमारा कल नहीं जाना है। घर जाने का ना भी माने तो मैं बोलता था कि चाहो 2 घंटा 3 घंटा ही तो है, फिर इसके बाद 1 हफ्ता रेस्ट ही करना है। ऐसे करके मैं इसको यहाँ तक पहुँचा ही देता था कि कोचिंग तक तो पहुँच ही जाओ, बाकी जो है 2 दिन के बाद 5 दिन फिर आप लोग संभाल लेते थे। नहीं, लास्ट ईयर भी तुम्हारे बैच में बैच 2 के अंदर हरिद्वार के बच्चे थे, मतलब अलग अलग स्टेट के बच्चे थे, 2 हरिद्वार वाले बच्चे भी थे। तो उनको भी मैं देखता था कि सर घर की याद आ रही है, मैं थोड़ा सा चला जाता हूँ। लेकिन मयंक के साथ कभी मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि सर मैं घर चला जाता हूँ, एक बार घूम कर आ जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मतलब मुझे कभी ये चीज़ फील तक नहीं हुई कि इसको घर की याद भी आती। हम लोग बोलते थे इसको जी, 1-2 बार भेजे भी थे कि जाओ पूजा है, छठ पूजा, तो गया था। लेकिन ज़बरदस्ती करने के बाद गया था, जाओ अभी सब लोग जा रहे हैं, पूजा है, छठ पूजा, हम लोग का तो अभी नहीं जाएंगे, छुट्टी नहीं है जी। लेकिन इसका भी जाने का मन नहीं करता था। पढ़ाई के प्रति जो है ज़्यादा वफादारी इसने दिखाई और करता भी है। तो बहुत कम छुट्टी इसने गया है। जब आप लोग के साइड से कुछ रहा है छुट्टी तभी गया है। मेरे हिसाब से तुम एग्जाम के बाद ही गए हो, आईपी के एग्जाम के बाद ही गए हो, राइट ना? पूरे प्रिपरेशन में कभी ऐसा लगा कि इस टाइम में डाउनफॉल चल रहा है, डिमोटिवेशन आ रहा है? ये तो जर्नी है सर, इसमें तो बहुत बार ऐसा लगा कि अब मेरे से नहीं होगा या छूट जाएगा प्रिपरेशन, मेरा आना यहाँ बर्बाद हो जाएगा, मतलब बहुत बार लगा। लेकिन हाँ ये था कि मतलब आप दोनों ने पूरा सपोर्ट दिया कि नहीं होगा ही, क्यों नहीं होगा। जैसे मुझे अभी भी याद आता है सोम की क्लास थी सर, जब आप बोल रहे थे कि मतलब अभी जो तुम रात में जग रहे हो उसका वो रिजल्ट के दिन वो सारे क्लब होंगे। तो वही बात मैंने सोचा कि जब सर लोग इतना सोच रहे हैं तो मतलब कुछ तो कुछ हो ही जाना चाहिए। तो मैंने उसी हिसाब से काम किया। लास्ट के मतलब आपको तो पता ही होगा, फरवरी में मैं पूरा एकदम डाउन चला गया था, मेरी परफॉर्मेंस भी डाउन थी। लेकिन फिर मार्च में मैंने उठाया कि झंडा चलो अब करना है तो करना है, जो होगा देखा जाए। मार्च के बाद से तो जो इसने स्पीड पकड़ी है, जो 100 मीटर वाली सूट होती है ना, वो सूट लगाई है इसने। मतलब ऐसा मानिए कि 10वीं पोजीशन से और टॉप 3 में पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। एक हम रेस में दौड़ रहे हैं और मैं 10वें पोजीशन पर हूं और 7 लोगों को पीछे छोड़ करके तीसरे नंबर पर पहुंच जाऊं, ये अपने आप में एक बहुत देखने वाली बात है और बहुत ही समझने वाली बात है। और जिसने खुद किया है इस चीज को, वो तो इसको समझ सकता है कि ये ऐसे ही नहीं होने वाला। मयंक, जो बच्चे बिहार या फिर अदर स्टेट से हैं, उन बच्चों को तुम क्या सजेस्ट करोगे कि उनको दिल्ली आकर कोचिंग करना चाहिए या फिर उनको अपने ही स्टेट में
जो भी कॉलेज मिल रहा है उसके अंदर एडमिशन ले लेना चाहिए? सर ऐसे तो मैं सजेशन बेस्ट की ही दूंगा, लेकिन मैंने जो डिप्लोमा में एक्सपीरियंस किया, हर किसी के पास वो रिसोर्सेज नहीं हो पाता। जैसे मेरा ही था तो लक बाई चांस आपको आ गया, सब चीज़ हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन मेरे से भी बहुत तेज़ बच्चे थे जो कि मतलब आज गवर्नमेंट की प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई कॉलेज में चला गया। लेकिन अगर हो पा रहा है तो एक बार ट्राई देना चाहिए, क्योंकि सर मैं मानता हूँ कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये सब्जेक्टिव बात हो सकती है, बिहार के बच्चे मतलब सबसे अच्छा कर सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट के रूप में हो या फिर किसी भी फील्ड में जाते हैं, बिहार के मतलब झंडे गाड़ ही देते हैं। मैं वो कहना चाहूँगा कि एक बार ट्राई तो देना चाहिए। अगर मिल रही है इतनी अच्छी कॉलेज गवर्नमेंट की, वो भी DTU चाहे IPU हो गया, NSUT हो गया, तो एक बार ट्राई करना चाहिए। क्योंकि एट द एंड अगर आप अगल बगल भी देखेंगे, हम तो प्राइवेट ही मिल रही थी। UP देखो या फिर ये आप बंगाल देखो या उड़ीसा देखो या झारखंड देखो, कहीं भी आपको प्राइवेट मिल रही है। और बिहार के कॉलेजेस अभी तो जितने हैं बेंच टू मार्क नहीं है कि बाहर में आप उसको कंपेयर कर सको कि नहीं मैं बिहार से इस कॉलेज से हूँ, तेरे से तो मैं ऊपर ही रहूँगा। लेकिन नहीं, वो बात नहीं है। तो तुम्हारे क्लासमेट आज क्या कर रहे हैं? सर मेरे क्लासमेट्स तो बहुत डाइवर्स फील्ड में चले गए। कोई जॉब कर रहा है, कोई मतलब प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई गवर्नमेंट की प्रिपेयर कर रहा है, किसी ने कॉलेज ले लिया तो कोई किसी डिफरेंट फील्ड में चला गया। तो मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा था कि मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है। मेरे 10th के दोस्त भी जो थे, चाहे ये भी, मतलब इनका रोल बहुत ज़्यादा रहा कि मेरे को एक बेटर कॉलेज ढूंढने में मदद करने में। जैसे मेरे 10th के फ्रेंड हैं, उसमें कुछ NIT में चले गए, कोई IIT में चला गया, कोई मतलब गवर्नमेंट ही कॉलेज से कर रहा है, कोई मतलब बंगाल के ही कॉलेज से कर रहा है। तो ये था कि मतलब मैं ये सोचता था कि कुछ भी करना है, कैसे भी करना है, लेकिन इनसे तो बेटर कॉलेज में जाना है। ओवरऑल सोसाइटी अच्छी थी? तो ग्रुप सर्कल में जितने भी थे मतलब सब कॉम्पिटिटिव टाइप के थे। ऐसा नहीं है कि कोई डल है कि नहीं मेरे कुछ करना ही है लाइफ में, बस हो गया सर्टिफिकेट मिल गया अब कुछ नहीं करना, वो वैसा टाइप के दोस्त नहीं थे मेरे। मयंक, अगर मैं पूछना चाहूँ तुमसे, सोच के बताना वो बेस्ट 3 रीजन जो तुम्हारी रैंक के लिए जिम्मेदार है। पहला, सपोर्ट फैमिली से, चाहे कहीं से भी हो, मतलब पूरी फैमिली जो ग्रुप हो, मामा मामी मौसा मौसी चाहे पापा मम्मी का, ये सपोर्ट था। और दूसरा मेरे हिसाब से जो मेरा फ्रेंड सर्कल था उसमें कंपटीशन इतना है कि मतलब आप बेस्ट कॉलेज में नहीं जा रहे हो तो क्या ही कर रहे हो, ऐसा बात था। तो कंपटीशन ने भी मोटिवेट किया। और तीसरा जो यहाँ का कल्चर था, जो मिशन इंजीनियरिंग में मुझे कल्चर मिला कि हाँ एक और बार ट्राई दिया जा सकता है, तो उसकी वजह से मतलब मुझे ऐसा लगता है ये तीनों रीजन्स मिल गए अच्छे टाइम पर तो हो गया। तुमने कल्चर की बात की तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि बैच A के लिए तुम क्या कहोगे? सर बैच A को तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मतलब उसके लिए तो मैंने 5 साल बाद सोच रखा है। मतलब ऐसे ऐसे बच्चे ग्रुप A में, मतलब वो 5 साल बाद आपको बहुत टॉप पोजीशन पे दिखाई नहीं देंगे। मैं कहना चाहूँगा टॉप ग्रुप A जैसा बच्चा का ग्रुप मैंने नहीं देखा कहीं भी। मतलब ये जो बच्चे हैं ना, कहीं हायर पोस्ट पे ही होंगे फ्यूचर में। अगर मेहनत करते रहे तो सारे बच्चे, एक नहीं सारे बच्चे एक बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे। ये बात बिल्कुल सही बोली मयंक। जो मिशन इंजीनियरिंग की टेस्ट सीरीज थी उसको लेकर के तुम क्या बोलोगे कि उसका लेवल बेंचमार्क को टच करता है या नहीं? सर जैसे मैंने IPU का भी दिया, DTU का भी दिया, बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी दिए इस टाइमलाइन में। मेरे हिसाब से मिशन इंजीनियरिंग का जो टेस्ट सीरीज़ है जो आप देते हो स्टूडेंट्स को करने के लिए, वो एनफ नहीं है, एनफ से ऊपर ही है। क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें ऐसा नहीं आपको लगेगा कि वो डाउन जा रहा है कहीं भी। चाहे वो शुरुआत से आप जो सब्जेक्ट वाइज लेते थे, चैप्टर वाइज लेते थे, सारे उन सब की लेवल ऊपर ही है एग्ज़ाम के जो लेवल क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि मैंने अब दे दिया तो मुझे आइडिया हो गया दोनों का क्वेश्चंस का। अपने यहाँ पर 3 टाइप की टेस्ट सीरीज थी, उसके बाद PYQ थे। हाँ। तो जो 3 टाइप की टेस्ट सीरीज थी, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज एंड फुल लेंथ, तो तुम्हें क्या लगता है कि तीनों की अपनी अपनी सही इंपॉर्टेंस है या फिर इनमें से कोई 1-2 चीज़ को कम किया जा सकता है? नहीं सर, मैं तो कहूँगा कि प्रिपरेशन करो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो कुछ छोड़ना तो फ़ायदा की बात है नहीं, सारे कर लो। लेकिन जो आपके स्ट्रक्चर है कि चैप्टर वाइज पहले कराऊंगा फिर सब्जेक्ट वाइज कराऊंगा, इस ऑर्डर में कि फुल लेंथ फिर PYQ, ये ऑर्डर मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। क्योंकि पहले बंदा चैप्टर के बारे में सीखेगा। जैसे रीजनिंग और चैप्टर स्टैंड अलोन कुछ चैप्टर्स होते हैं कि जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो आप आगे जाके मिक्स क्वेश्चन में भी उसको कर सकते हैं। तो ये मेरे को बेस्ट लगा कि पहले चैप्टर वाइज करो, फिर सब्जेक्ट वाइज करो और फिर फुल लेंथ करो, फिर PYQ करो। मैंने शायद DTU के जो टेस्ट पेपर्स बनाए थे उनका लेवल कुछ ज़्यादा अप रख दिया था एग्ज़ाम के कंपैरिजन में। हाँ सर, ये तो हुआ था। तो उस टाइम में शायद थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी तुम लोगों को था। यस सर। लेकिन अगर मैं बताऊं तो
जो पहले एग्जाम का लेवल हुआ करता था DTO के, इस साल को छोड़ करके, बिकॉज इस साल तो इतना लेवल डाउन आ गया था एग्जाम का, इतना लेवल डाउन आ गया था जिसकी एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल भी नहीं थी कि इतना लेवल कम भी हो सकता है DTO का एग्जाम। चाहे किसी ने ना भी दिया हो ना, तो भी वो नहीं सोच पाएगा कि DTO का लेवल इतना डाउन हो सकता है। इसके बावजूद भी मेरा 2026 के बच्चों को ये जरूर बोलना है कि बेशक से 25 में लेवल डाउन था, ये बिल्कुल ना मान करके चलें कि 26 में भी या 27 में भी इसका लेवल डाउन ही रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि नीट वाला खेला हो जाए, जो नीट ने किया कि एग्जाम का लेवल पिछले साल इतना आसान दे दिया कि 50 या 60 बच्चों की रैंक 1 आ गई, और इस बार ऐसा दे दिया कि मतलब 50-60 बच्चों के फुल मार्क्स थे, 720 आउट ऑफ 720 आउट ऑफ 720 थे, और इस बार एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जो 720 आउट ऑफ 720 हो। इवन की 700 भी नहीं पहुंचा है इस बार तो, 686 शायद 686 रैंक 1 के हैं। इस तरह से ऐसा ना हो कि प्रीवियस ईयर को देख करके, क्योंकि प्रीवियस ईयर में सिर्फ 2025 का ही लेवल ऐसा था जो बहुत डाउन था। 24 बैच में भी जिसमें स्पंदन की रैंक 1 आई है, अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन थे और ऐसा लग रहा था कि इंजीनियरिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं। मयंक ने तो मेरे को 50 क्वेश्चंस लिख के दिए हैं। 50 क्वेश्चन लिख दिए सर, 60 लिख दिए हैं तुमने। हाँ 60 क्वेश्चंस के आसपास था। तो ठीक है बाय द वे। हाँ, तो 2026 के बच्चों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो लोग ये बिल्कुल भी ना सोचें कि पेपर का लेवल डाउन ही आएगा। पेपर का लेवल अब भी जा सकता है, इसलिए अपनी तैयारी को पूरी तरह से करें। लेवल आ गया तो लेवल डाउन को भी करना है और अप को भी करना है, ये दोनों काम को हमें ध्यान रखना है। इस बार का पेपर ऐसा आया कि जो बच्चे तुक्के मार दिए उनकी और बेटर हो गई। तो मैं तो पहले से ही सोच के गया था पिछले बार के पेपर की तरह कि 80 ही अटेम्प्ट करो, उससे ज़्यादा एक भी अटेम्प्ट नहीं करूँगा। तो 80 मेरे हो गए तो मैंने छोड़ दिया। मैं पिछली बार बताऊं तो 90 में से जो स्पंदन था उसने 73 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। उसने 73 अटेम्प्ट किए थे। 2022 बैच में भी रैंक 1 यहीं से था, कार्तिक डडवाल। उसने 71 क्वेश्चन से किए थे और दोनों बच्चों की रैंक 1 थी। तो उसके हिसाब से मैंने बच्चों को ये बताया था कि लगभग 80 के आसपास अगर क्वेश्चंस लगते हैं तुमको सही हो जाएंगे। नेगेटिव से बचने की कोशिश करना। बिल्कुल सर। लेकिन पेपर का लेवल इतना आसान आ गया कि नेगेटिव से बचने के चक्कर में शायद कुछ क्वेश्चन छूट गए, अदरवाइज ये मुझे लगता है कि और भी बेटर किया जा सकता था। करेक्ट। बाय द वे, मिशन इंजीनियरिंग की कौन सी बात तुमको सबसे अच्छी लगती है? वैसे तो मिशन इंजीनियरिंग की सारी बातें मुझे अच्छी लगती है अब जब हो गया, लेकिन मेरे को जहाँ तक याद है शुरुआत से जो आप लोग का सपोर्ट था वो मुझे सबसे अच्छी लगी। कि आपने कभी ऐसा नहीं किया कि नहीं डाउन जा रहा है चाहे अप जा रहा है कि बच्चों को छोड़ दूँ या हटा दूँ, नहीं इसको ग्रुप से निकाल देता हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं, आपने हाथ पकड़ा, उंगली पकड़ा और उस हिसाब से लेके गया, चलो तुम लेवल डाउन जा रहा है कोई बात नहीं, इसको ऐसे ऐसे करो, तुम कर लोगे। वही बात मुझे अच्छी लगी। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि आप लोग 3-4 बातें जो आपने बोली थी कि हाँ ऐसी ऐसी हो सकती हैं, तो वो मुझे आज भी याद आती है कि हाँ वो बात सही हुई। थैंक यू सो मच मयंक, एंड वी ऑल विश फॉर योर बेटर फ्यूचर। और मिशन इंजीनियरिंग तो हमेशा अपने हर बच्चों के साथ हमेशा तैयार रहेगा जब भी कभी हमसे सपोर्ट की ज़रूरत पड़े। और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम अब दिल्ली आ गए हो तो अब दिल्ली के ही हो जाओगे। बिल्कुल। एंड सर थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा कि आपके जैसे गार्जियन बिहार के लगभग हर बच्चे को मिले, जिसकी वजह से हाँ जो रेयर एरियाज़ में बच्चे हैं उन लोगों को सपोर्ट मिल पाए और उनके सपोर्ट से वो लोग आगे बढ़ पाए। थैंक यू सो मच।